अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह शहरियार बड़ाइच। आगाज़ करते हैं तो जनाब, घर पनाहगाह से बढ़कर होता है और ज़िंदगी में घर खरीदना हो या तामीर करना, बेहतरीन लोकेशन, तर्ज़ तामीर और सहूलियात का जायज़ा लेना एक अहम बात है, जिसके लिए मुख्तलिफ सोसाइटीज़, इलाके और इंफ्रास्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखा जाता है ताकि बेहतर से बेहतर मेयार ज़िंदगी को यकीनी बनाया जा सके। तो व्यूअर्स, किसी भी मुल्क की तरक्की का मेयार उसके शहरियों के मेयार ज़िंदगी के हवाले से जांचा जाता है और इसके बहुत से इंडिकेटर्स हैं, जिनमें से एक हाउसिंग भी है। आज के प्रोग्राम में हम ना सिर्फ मेयार ज़िंदगी और हाउसिंग के आपसी ताल्लुक का जिक्र करेंगे, बल्कि उनसे जुड़े उन तमाम पहलुओं को भी हम ज़ेर बहस लाएंगे जिनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी उन पर असरअंदाज होती है। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह दिस वीक इन रियल एस्टेट पर नज़र डालेंगे। तो इस हवाले से सबसे पहली खबर शामिल करते हैं और वो ये है कि शहर इक़्तिदार में CDA के मातहत बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स जारी हैं, जिनमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए नीलोर ओवरसीज़ रेजिडेंशिया भी शामिल है। ये CDA का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए 2 बेड के अपार्टमेंट्स का एक प्रोजेक्ट है और जिसके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉलर्स में पे करेंगे। मजीद इसकी क्या तफसीलात है वो हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे नुमान मकसूद से। नुमान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त शहर में जो प्रोजेक्ट जारी हैं उनके हवाले से भी हमें बताइएगा, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है नीलोर ओवरसीज रेजिडेंशिया, ये क्या है, कहाँ तक पहुंचा है? और हमने सुना है कि दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जी बिल्कुल आशा, ये जो एक तो 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इस्लामाबाद में। ये जो नए चेयरमैन आए हैं नूरुल अमीन मेंगल, इनके आने के बाद कुछ ये तरक्याती कामों के अंदर तेजी लाने की कोशिश करें, खासतौर पे जो रिहायशी इलाके हैं, जो सेक्टर्स हैं जहाँ पर तरक्याती काम होने बाकी थे, अपार्टमेंट्स बनने थे और कुछ ऐसे प्लॉट्स थे जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा था केसेस के ऊपर, तो उसको थोड़ा सा इन्होंने रैपिड किया। इसमें जो है वो अब I-15, जैसे को आपको पता है कि IFT-15 का मामला जो है वो काफ़ी लटका हुआ था। फिर पार्क इनक्लेव के अंदर जो पार्टी प्लॉट्स रहते थे उनमें तरक्याती काम करने के ऊपर कब्जा जो है वो फौरी देने के ऊपर गौर किया जा रहा है। तीसरा, आपने खुद जो जिक्र किया कि अभी जो चल रहा है प्रोजेक्ट नया नीलोर रेजिडेंशिया, इसका भी दौरा किया उन्होंने और इस मंसूबे को देखा है कि इसमें जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं उनमें अभी तक कितना काम हो चुका है और कितना बाकी रहता है और कितने ऐसे लोग हैं जो इसमें इंटरेस्टेड है। खासतौर पे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, इनके लिए जो है वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट ये कहा जा रहा है। और ये नीलोर का एरिया भी ऐसा है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो बहुत बेहतर एरिया ये बताया जा रहा है, जिसके ऊपर कोशिश ये की जा रही कि CDA अपने जो तरीक़ाकार से ही इस पूरे सेक्टर को देखे ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी की जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे। तो इन इकदाम के लिए भी कोशिशें की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इतना बड़ा रकबा है। अभी ये बताएं कि ये इसका स्टेटस क्या है प्रोजेक्ट का? उन्होंने दौरा किया, जायजा लिया, तो क्या अखज़ किया, किस स्टेज पे अभी खड़ा है और आगे किधर जाना है? सारा जो मामला है इस पे ये गौर किया जा रहा है कि जो जमीन ली है और जो रकबा इनके पास है इसको किस तरह से वो करना है। तो अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर है ये सारा मामला। उसके बाद ये तमाम जो प्रोजेक्ट है इसको अमली जामा पहनाने के लिए कोशिशें की जाएंगी। फिलहाल I-15 और पार्क इंक्लेव जो आसपास के एरियाज हैं उनको साथ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तरक्याती काम आसपास के एरियो में रहते हैं बाकी उन्हें मुकम्मल करने के साथ साथ इसे भी पैरेलल चलाया जाए ताकि पाकिस्तान जो खासतौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट सेफ हो। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज की अट्रैक्शन के लिए कुछ ऐसा इसमें रखा गया है? क्योंकि हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में खासतौर पर रियल इस्टेट का जो ये एरिया है, यहाँ पर ओवरसीज का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। बिल्कुल आशा, इसमें जो काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इलीगल थे इस्लामाबाद के अंदर खासतौर पे, और उनकी NOC के बगैर ही लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट कर देते थे और उसके बाद उन्हें पता चलता था कि उनकी जो पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है, जो कुछ कमाया उन्होंने, वो सब कुछ चला गया। तो CDA एक ऐसा इदारा है जो है भी ज़ाहिर गवर्नमेंट का है, तो इसमें तो लोग इसलिए इंटरेस्टेड है कि कितनी भी कीमत हो इसके ऊपर जो है वो लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है कि इस CDA जो है वो कंटोनमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी एज कैपिटल, तो इसमें यह है कि लोगों को जो इन्वेस्टमेंट होगी वो सेफ होगी। दूसरा ये होगा कि जो इन्वेस्टमेंट होगी इसका रिकॉर्ड पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी वो चेक करना चाहेंगे तो ये उनको बाकायदा पता चल जाएगा कि उनकी इन्वेस्टमेंट किस जगह पर हुई है। और इस बार ऐसा एक निज़ाम लाया जा रहा है जिसके तहत
बाकायदा जो अपार्टमेंट्स है वो कहाँ पर होंगे, उस अपार्टमेंट के अंदर क्या क्या है और उसके अलावा क्या सहूलियात फराहम की जाएंगी, वो तमाम चीजें जो है वो कोशिश की जा रही है कि ऑनलाइन ही तमाम जो तरीकाकार है वो लोगों को वाज़ेह किया जा सके। अनुमान बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर की जाने भी हम बढ़ते हैं तो खबर यह है कि बढ़ती हुई पैदावारी लागत और तामीराती सरगर्मियों में कमी की वजह से पंजाब में ईंटों के 20% भट्टे बंद होने की खबर है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुनो न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान हैं, उनसे हम मजीद तफसीलात जानेंगे। लुकमान, यकीनन इसकी वजह ईंटों की पैदावारी लागत में इजाफा होगा, इसकी वजह से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जितने भी भट्टे हैं खासतौर पर पंजाब में कोई 12,000 के करीब भट्टे हैं। अगर मुल्क का देखा जाए तो 20,000 भट्टे मुल्क में हैं। तो उनमें जो मेन सोर्स ऑफ जो फ्यूल होता है वो कोयला होता है। कोयले से सारी जो बेकिंग होती है जितनी ईंटों की, तो जब वो उनकी कीमत बढ़ी है और खासतौर पर जब से ये जो एलसी खोलने का अमल मुतासर हुआ है तो यकीनन उसका असर जो है ब्रिक मेकिंग इंडस्ट्री पे भी आया। पाकिस्तान की बात की है तो एक तकरीबन अंदाजे के मुताबिक एक कई अरब जो ईंटें हैं वो हर साल वो तैयार होती हैं। हमारी जो डिमांड है और तकरीबन जैसे कह रहे हैं कि पहले अगर ईंट अगर 7 रुपए की पड़ती थी भट्टे बनाने वाले जो भट्टे वाले को, अब वो भट्टे वालों का क्लेम यही है कि 12 रुपए की ईंट पड़ती है, लेकिन ऐसा शायद नहीं है। यकीनन वो एक ग्रेजुएशन भी नजर आती है, लेकिन यकीनन फर्क पड़ा है। वही जो चीज थी, पहले फ्यूल हर तरह का इस्तेमाल हो जाता था, लेकिन जब से स्मॉग वाली सिचुएशन पंजाब में पैदा हुई तो उसके बाद फ्यूल भी उनको साफ सुथरा इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरी जो बात है कि जिग-जैग टेक्नोलॉजी पे सारे भट्टे कन्वर्ट करने पड़े, उससे भी एक एडिशनल कास्ट आई है। तो भट्टे वालों का कहना यही है कि चूंकि उनकी जो इसको तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ चुका है तो ऑपरेशनल जो एक्सपेंडिचर है जितना ये फ्यूल का मसला बना है कोयले का, उसकी वजह से बढ़ गया। और दूसरे नंबर पे जो ईंट है जब बनती है तो उसके लिए और कई फैक्टर होते हैं, मजदूरी है, फिर उसके बाद मिट्टी की अपनी कीमत होती है। तो ये भी एक फैक्टर, 2-3 फैक्टर जिनकी वजह से वो कहते हैं कि हमारे लिए अब फिजिबल नहीं रहा। और सेकेंडली जो कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर में डिमांड इतनी कम हो गई है कि अगर वो बेचना भी चाहे तो बेच नहीं सकते। उनके पास बैकलॉग पड़ा हुआ है, बहुत सारे भट्टों के पास कई लाखों ईंटों का बैकलॉग पड़ा होता है जिसको वो डिस्पोज नहीं कर पा रहे, तो यकीन उसकी वजह से भट्टे बंद हो रहे हैं। लुकमान, ये भी बताएं कि ये जो कोयले भट्टों के ऊपर जो मजदूर तबका जो है वो जो एसोसिएटेड है, जिनकी रोजी रोटी लगी हुई है इसके साथ, इनका जो है वो क्या आगे फ्यूचर निकले? जब ये बंद हुए हैं तो वो किस तरीके से वर्कफोर्स के अंदर आ रहे हैं? अभी ये बड़ी अजीब सी बात है कि मिलियंस ऑफ पीपल जो पाकिस्तान के वो इसके साथ एसोसिएटेड है। खासतौर पे जिसे हम बॉन्डेड लेबर भी कई बार कहते हैं कि इन लोगों ने पहले से पैसे पकड़े होते हैं मालिक से और मालिक को बाद में किस्तों में अदा करते हैं। मालिक का फर्ज होता है कि उनको वो रेजिडेंस भी देता है, रैश भी देता है। तो इस तरह होता क्या कि जब ये भट्टे बंद होंगे तो ये लोग भी यकीनन एक डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे, अबंडेंट हो जाएंगे उनकी जो लेबर मार्केट में। तो वो एक मसला यकीन ये भी एक नजर आ रहा है कि उसकी वजह से बाद में लोग बहुत सारे जुराइम में आ जाएंगे, क्योंकि खासतौर पर ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते। इनके पास सिवाय ये ईंटों को थापने के अलावा इनके पास कोई और जो हुनर नहीं होता। तो यकीन ये एक बहुत बड़ा बोझ बनेगा अगर भट्टे बंद होते हैं। और जो हमारा क्राइम रेट तो पहले ही बहुत बुरा है, इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। ठीक है लुकमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं जनाब। शहर लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल किस हद तक है हम सब जानते हैं। इसी सिलसिले में LDA बहुत जल्द बड़े मंसूबों का सिलसिला शुरू करेगी, जिसमें डिफेंस चौक पर 2 लेन फ्लाईपास की इमारत और कैवलरी चौक पर 2 लेन अंडरपास सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट भी इसका हिस्सा है, जिसे LDA ने गुलबर्ग से डिफेंस मोड़ तक डिजाइन किया है। मजीद इसकी क्या डिटेल्स हैं जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली शराज से। अली, इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताइएगा, ये क्या है और मंजूरी इसकी क्या मिल चुकी है, काम शुरू हो चुका है क्या? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए तमाम बड़े मंसूबे बनाए जाते हैं, जिसके अंदर अंडर पासेस और फ्लाईओवर्स के मंसूबे होते हैं, जिससे ट्रैफिक कंट्रोल की जाती है और ट्रैफिक की रवानी को जो है वो बेहतर किया जाता है। शहर लाहौर में क्योंकि आबादी के लिहाज से शहर लाहौर एक बड़ा शहर बन चुका है और यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसका रश भी बहुत ज़्यादा सड़कों पर देखने में आता है। इसी हवाले से LDA की जानिब से अंडर पासेस और फ्लाईओवर्स के जो है वो प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं। अभी
जो मौजूदा प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं इसके अंदर डिफेंस फेज 5 के ऊपर जो है जो घोड़ा चौक है वहां पर डीएचए के पास एक फ्लाईओवर और अंडरपास का मंसूबा जो है वो मंजूर हो चुका है और वहां पर बाकायदा तौर पर एक अंडरपास बनाया जाएगा और एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा जो डीएचए और वाल्टन की तरफ रास्ता और कैंट की तरफ जाएगा। सॉरी अली, आपकी बात मैं काट रही हूँ, वहां पे तो एक और फ्लाईओवर पहले भी कुछ अर्सा पहले बना है ना, घोड़ा चौक की तरफ जो आता है। ये बिल्कुल वहां पे जो लाल शहबाज अंडरपास बना था जो फिरदौस मार्केट के पास बना था, और ये अंडरपास बना के और उसके बाद फ्लाईओवर क्लेवरी का फ्लाईओवर जो है वो क्रॉस किया जाता था और उसके बाद आगे जाके ट्रैफिक जो है वो स्टक हो जाती थी और जाम हो जाती थी क्योंकि आगे 2 सिग्नल थे, उन सिग्नल्स के ऊपर जब ट्रैफिक रुकती थी तो जो ये अंडरपास है जो फिरदौस मार्केट वाला अंडरपास है जब यहाँ से ट्रैफिक क्रॉस होती थी तो वो फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ते साथ ही उसको ट्रैफिक जाम मिलती थी। उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बकायदा तौर पर वहां पे अब जो कैवलरी का ब्रिज उतरेंगे तो वहां पर आपको अंडरपास मिलेगा और इसी तरह जो घोड़ा चौक आएगा वहां से जो कैंट की तरफ रास्ता जा रहा है और डीएचए की तरफ रास्ता जा रहा है उन दोनों रास्तों को मिलाने के लिए बकायदा तौर पर एक फ्लाईओवर जो है उसके ऊपर चढ़ाया जाएगा। इसी तरह लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर के अंदर शादरा भी एक ऐसा बड़ा मुकाम है जहां पे हर टाइम जो है वो ट्रैफिक जाम रहती है। शादरा के अंदर भी मल्टीग्रेड जो है वो मंसूबा शुरू कर दिया गया है जो कि रावी का जो पुल है उसको क्रॉस करते साथ ही आपको एक फ्लाईओवर मिलेगा जो मल्टी जो है वो क्रॉसिंग के ऊपर होगा और बाकायदा तौर पर जो सड़क शेखुपुरा की तरफ जा रही है एक रोड उस तरफ उतरेगा, दूसरा रोड शादरा की तरफ उतरेगा, तीसरा रोड जो है वो अमामिया कॉलोनी फाटक क्रॉस करते साथ ही जो है वो वहां पर उतरेगा। इस वजह से उस फ्लाईओवर बनने से जो है मल्टीग्रेड फ्लाईओवर बनने से शादरा के तमाम ट्रैफिक के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। इसी तरह का अगर मंसूबे की बात की जाए तो समनाबाद अंडरपास मंसूबा भी जो है वो इस टाइम चल रहा है और समनाबाद अंडरपास का जो काम है वो भी तकरीबन 60% जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ये तमाम मंसूबे जो है 2023 के अंदर ही मुकम्मल होने हैं और दिसंबर 2023 तक ये तमाम मंसूबे जो है मुकम्मल करके लाहौर को जो ट्रैफिक की जो रवानी है उसको बेहतर करने के लिए जो मंसूबे हैं उनको मुकम्मल किया जाएगा। अच्छा अली, ये मुझे बताएं कि अभी आपने शादरा का नाम लिया, उसके अंदर जो है वो अंडरपास फ्लाईओवर बन रहा है, डिफेंस के अंदर गुलबर्ग और डिफेंस जो है वो तो वैसे ही बहुत ही एलीट एरियाज़ हैं, तो यहाँ पे तो मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा ही एलडीए का सबका इंतज़ामिया का फोकस होता होगा कि भाई इनकी तो रवानगी अच्छी हो। इन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने के बाद और कौन से मेन एरियाज़ हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की या ट्रैफिक की जो है ना वो फ़्लो अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किल का सामना पेश करना पड़ता है जब वो लोग जो है वो जा रहे होते हैं वहाँ से? जी बिल्कुल, ये जो जितने भी प्रोजेक्ट इस टाइम जो मंजरे आम पर आए हैं ये ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बनाए गए हैं और इस प्रोजेक्ट से काफ़ी हद तक लाहौर की जो है ना ट्रैफिक कंट्रोल हो चुकी होगी। लाहौर के अंदर अभी जो बड़ा मसला है इसके अंदर जो आपकी कैनाल रोड है, कैनाल रोड के ऊपर जो अंडरपासेस हैं वो सिर्फ एक अंडरपास ऐसा है जो आपको लेफ्ट साइड पे मिलता है और वहाँ से जो है वो ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर होती है जिसको जेल रोड वाला अंडरपास कहा जाता है। आने वाले वक्तों के अंदर इस अंडरपास को जो है वो राइट साइड पे किया जाएगा ताकि वो ट्रैफिक जो फास्ट ट्रैक है कैनाल का वो मुकम्मल एक ही तरफ जो अंडरपासेस हैं और जो छोटी गाड़ियां हैं वो एक ही स्पीड में उस अंडरपास को क्रॉस करते हुए गुजर जाएं, जिसकी वजह से कैनाल रोड का जो फ्लो है वो बेहतर हो जाएगा। इसी तरह अगर बात की जाए तो आपका जो डिफेंस रोड है, जो डिफेंस रोड जो नशीमन इकबाल या जो वलेंशिया टाउन से क्रॉस करते हुए जो डिफेंस रोड आता है वहां पर भी ट्रैफिक का फ्लो जो है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, वहां पर क्योंकि आबादी और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, इस वजह से वहां पे ट्रैफिक का फ्लो भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चौक होता जा रहा है। अब ये नए जितने भी रोड्स बनते जा रहे हैं इन रोड्स के अंदर जब ट्रैफिक के मसाइल सामने आते हैं तो फिर उसके लिए बाकायदा तौर पर या तो कोई अंडरपास या कोई फ्लाईओवर का मंसूबा जो है वो तश्कील दिया जाता है। अभी तक जो है वो तकरीबन कैनाल रोड का जो ये प्रोजेक्ट है इसके ऊपर काम किया जा रहा है। इसी तरह शादरे के साथ साथ अगर रिंग रोड को शादरा के साथ अटैच करना है तो उसके ऊपर भी वर्किंग प्लान जो है वो जारी है, क्योंकि ये तमाम जो प्रोजेक्ट इस टाइम जो हालिया चल रहे हैं ये प्रोजेक्ट जो हैं वो 2023 तक जो है ना दिसंबर 2023 तक इनको मुकम्मल करना है ताकि यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी का मसला हल हो। ठीक है अली शिराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन लाहौर में इस वक्त जो ट्रैफिक हाल है अगर वाकई अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स बने तो उसी से कुछ मामला बेहतर होंगे। अभी एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, आप देखते रहिए प्रॉपर्टी प्लस। वेलकम बैक।
जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में मेयारी ज़िंदगी का जिक्र किया था, तो मेयारी ज़िंदगी को जांचने के लिए बहुत से इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि समाजी, मुआशी और माहौलियाती। लेकिन आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम बिलखसूस हाउसिंग पर बात करेंगे। तो व्यूअर्स, मेरा हाउसिंग के हवाले से मेयारी ज़िंदगी को जांचने से मुराद घर का साइज़, बनावट, तामीर, लोकेशन, गिरदो नवार, ट्रांसपोर्टेशन, मेयार तालीम और खुराक का हुसूल, सीवरेज का निज़ाम और इलाज मुआवजे की सहूलियात, ये सब शामिल हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज भी बहुत से ऐसे रिहायशी इलाके हैं जिनकी हालत ज़ार को देखकर दिमाग ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या हम वाकई 21वीं सदी में रह रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं शहरोज़ जावेद, जो कि LDA में अर्बन प्लानर हैं और इन्होंने लाहौर के मास्टर प्लान पर भी काम किया है, LDA सिटी के मंसूबे पर काम किया और बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ को मंजूर किया है। शहरोज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे पहला सवाल भी मेरा यही है, जो कि बहुत बुनियादी है, कि क्या वाकई हाउसिंग और मेयारी ज़िंदगी का आपस में कोई ताल्लुक है? कि अगर आप आजकल के दौर में किसी को अपना एड्रेस बताएं तो उसको आपके सोशल स्टेटस के बारे में बहुत सारी चीज़ों का पता लग जाता है। सही। अगर आप अपने घर में एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आपके बच्चों के खेलने के लिए पास कोई पार्क मौजूद नहीं है, आपके घर के सामने खुली सड़क मौजूद नहीं है, आपके घर कोई मेहमान मिलने आता है तो उसकी गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह मौजूद नहीं है, रात के वक्त सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है, गली में आसपास शोर होगा हर वक्त मौजूद रहता है, तो आप किसी अच्छे मेयारी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर रहे। आपका सोशल स्टेटस कम तस्वुर किया जाएगा और हाउसिंग का इस लिहाज से मेयारी जिंदगी से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। तो शहरोज़, इसमें चलें अब यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइटली पॉलिटिकल भी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो हाउसिंग के साथ ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ जिस तरीके से आपने बताया, तालीम का, सिक्योरिटी का, या फिर ये तो फिर आपकी ये अर्बन प्लानिंग के अंदर इसका जो है वो ताल्लुक आप एज अर्बन प्लानर जो है वो इन चीज़ों को देखते हैं, या फिर ये जो डोमेन है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का, पुलिस का, बाकी उनके ज़िम्मे आती है चीज़ें? अच्छा, एज एन अर्बन प्लानर मेरी राय ये है कि एक प्लानर कम्युनिटीज़ को ऐसे प्लान कर सकता है जिसके अंदर तमाम इदारे अपना अपना इनपुट देकर एक अच्छे मेयार ज़िंदगी को मतलब इंश्योर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्लानर ने घरों की प्लानिंग इस लिहाज से की है कि उसके अंदर चेक एंड बैलेंस रखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जब उसकी अप्रूवल होगी, जब उसकी कंस्ट्रक्शन होगी, तो मैंडेटरी स्पेसेस जो है प्रॉपर छोड़ी जाएंगी। जब मैंडेटरी स्पेसेस प्रॉपर छोड़ी जाएंगी तो उस इलाके के अंदर जो एयर फ्लो है वो मुतासिर नहीं होगा, उसकी इन्वायरमेंट कंट्रोल रहेगी, और अगर रोड विड्थ्स प्रॉपर होंगी तो गाड़ियों के गुजरने की जगह मौजूद होगी। सर्वेलेंस के लिए जो है अपने दूसरी जो इदारे हैं वो अपना काम आसानी से कर सकेंगे। अगर कोई एम्बुलेंस आती है, कोई किसी को लाइफ थ्रेट है या कोई इस तरह का मामला है कि रेस्क्यू की किसी गाड़ी को अंदर आना है, तो प्लानिंग की वजह से ही वो गाड़ी उस घर तक पहुंच सकेगी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अच्छी प्लानिंग के जरिए, अच्छी कम्युनिटीज़ को जब डेवलप किया जाएगा प्रॉपर प्लानिंग के जरिए, तो हर इदारे के पास ये कुशन मौजूद होगा कि वो अपना इनपुट दे सके। लेकिन शहरोज़, जिस तरह का आप एक ये नक्शा खींच रहे हैं, इससे तो जहन में आता है कि कोई वॉल्ड सोसाइटी या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का हम जिक्र कर रहे हैं। मतलब ये तो फिर सिर्फ कुछ सोसाइटीज़ हुई ना जहाँ पर ये सब फैसिलिटीज़ हो सकती हैं। हम पूरे मुल्क में, या अगर किसी बड़े शहर की बात करें तो एक बड़े शहर में भी हर जगह पे इस तरह की सोसाइटीज़ तो नहीं होती हैं। नहीं, बिल्कुल जिस तरफ आप बात को लेकर जा रही हैं, वॉल्ड सोसाइटीज की तरफ या गेटेड कम्युनिटीज की तरफ, वो कंसेप्ट भी इंटरनेशनली बड़ा जो है अप्रिशिएट किया गया है, लेकिन हर मुल्क में ऐसा नहीं होता। अब अगर हम लाहौर की मिसाल लें तो लाहौर के अंदर मुख्तलिफ तरह के एरियाज मौजूद हैं। अगर आप एक तरफ को मूव करें तो बहुत सारी गेटेड कम्युनिटीज हैं जिधर सिक्योरिटी इंश्योर की जा रही है, लेकिन उन गेटेड कम्युनिटीज तक पहुंचने से पहले लाहौर का इलाका जौहर टाउन आता है, गुलबर्ग आता है, उसमें आपके पास गार्डन टाउन है, उसमें इकबाल टाउन है। तो ये LDA की रेगुलर स्कीम्स कहलाती हैं। इनको LDA ने प्लान किया, LDA ने ही मैनेज किया। तो अगर इस फॉर एग्जांपल आप गुलबर्ग की मिसाल लें, गुलबर्ग इस वक्त शहर का डाउनटाउन है, वहां पर बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं। क्या गुलबर्ग एक स्टेट ऑफ द आर्ट लाहौर के अंदर इलाका नहीं माना जाता? तो ये गुलबर्ग कोई गेटेड कम्युनिटी तो नहीं है, इसका मुकाबला गेटेड कम्युनिटी से, लेकिन इसके जो मेयार जिंदगी है, जो गार्डन टाउन का या गुलबर्ग का मेयार जिंदगी है, उसका मुकाबला गेटेड कम्युनिटी से संभव किया जा सकता है, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स में ये उसको क्रॉस कर देता है।
तो इस लिहाज से ये ज़रूरी नहीं है कि किसी अच्छी अगर आपने किसी अच्छे म्यार ज़िंदगी को एंजॉय करना तो सिर्फ गेटेड कम्युनिटी में ही कर सकते हैं। आप किसी ओपन एरिया के अंदर अगर उसकी प्लानिंग अच्छी हुई हो तो उसके अंदर भी अच्छा म्यार ज़िंदगी इंश्योर करवाया जा सकता है। ये बताएं, अभी हमने जब अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की और वो पैमाने भी आपने देखे, आप एज एन अर्बन प्लानर LDA के अंदर भी हैं, आप अभी कौन से एरियाज़ देखते हैं जो मतलब ज़्यादा कहते हैं अंडर सर्व्ड हैं? अब जिस तरह गुलबर्ग, डिफेंस, जौहर टाउन, मॉडल टाउन, ये तो एलीट एरियाज़ हैं जहाँ पे एलीट लोग रहते हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़, फिर भी उनका जो ओवरऑल पैमाना है वो मतलब जो उनके ऊपर फोकस है वो ज़्यादा है। तो विच एरियाज़ इज़ मतलब कौन से एरियाज़ जो LDA देख रहा है, आप देख रहे हैं कि यार यहाँ पे काम करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे लोगों को फैसिलिटी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से उनके पास हो सकती हैं गिवन के उनके जो है वो फाइनेंशियल स्टेटसेस कैसे हैं? देखिए, मेरी जो ड्यूटी है उसमें LDA एवेन्यू 1 और LDA सिटी को मैं फोकस कर रहा हूँ। LDA एवेन्यू 1 जैसा कि आपको पता है कि 2002 में लॉन्च की गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये स्कीम जो है बहुत ज़्यादा लिटिगेशन का शिकार रही शुरू से और अंडर सर्व्ड रही। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, एम्प्लॉयज़ के इसके अंदर प्लॉट्स थे, लेकिन उनको पोजेशन भी नहीं मिल सका, और अगर किसी ने अपना घर बना लिया तो वहाँ पे सिक्योरिटीज़ के इश्यूज आते रहे, वहाँ पे प्रॉपर पार्क्स नहीं डेवलप हुए, वहाँ पे प्रॉपर स्कूल नहीं डेवलप हुए, इलीगल कमर्शलाइजेशन हुई बिकॉज हमने प्रॉपर कमर्शियल एरियाज को डेवलप किया ही नहीं स्टार्टिंग में। तो इस लिहाज से LDA एवेन्यू 1 हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया रहा है शहर के अंदर। मतलब ये बात फेमस है कि LDA की जो स्कीम है LDA एवेन्यू 1, उसके अंदर प्लॉट लेना एक मतलब दर्देसार लेने के मुताबिक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने एफर्ट्स करके लिटिगेशंस को रिजॉल्व किया है, और अब जो आने वाला दौर है, जिस तरह से LDA एवेन्यू 1 की एक्सेस है और जिस तरह से हम उसको रीप्लान कर चुके हैं, उसके अंदर मस्जिदें बना रहे हैं, उसके अंदर सर्विसेज को अपग्रेड कर रहे हैं, लोगों को पोजेशन दे रहे हैं, तो आने वाले 10 सालों में आपको फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट नजर आएगा। इसके अलावा कुछ हमारी पुरानी रेगुलर स्कीम्स हैं, जैसे टाउनशिप है, जैसे अलामा इकबाल टाउन है। मैं समझता हूँ कि जौहर टाउन तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है और अपग्रेड हो गया है, और गुलबर्ग भी बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गया, लेकिन टाउनशिप और अलामा इकबाल टाउन के ऊपर, सब्जाजार के ऊपर, इन जगहों के ऊपर फोकस करने की अभी भी ज़रूरत है। इनकी आबादी बहुत ज़्यादा है और इनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है इकोनॉमिक ग्रोथ का। अच्छा शहरोज़, अब अगर हम बात करें एक हाउसिंग गैप की भी हम बात करें, अब रोज़ बरोज़ बढ़ते गैप को जानते हुए भी हमारे इदारे गरीब को छत मुहैया कर सके, और हम कुछ अर्सा कबल से सस्ती हाउसिंग के नारे भी सुनते आ रहे हैं। सस्ती से मुराद क्या है और इसमें किस चीज़ को लीस्ट प्रायोरिटी में रखा जाता है? ये जो आपका सवाल है थोड़ा सा ट्रिकी है। एक्चुअली सस्ती हाउसिंग एक ख्वाब था और शायद ख्वाब ही रहे। उसकी मैं आपको टेक्निकल रीज़न बता देता हूँ कि जो हाउसिंग की कॉस्ट है वो तो सेम रहती है। लैंड के मुख्तलिफ लोकेशंस होती हैं, लोकेशंस के साथ ही उनकी प्राइसेस अटैच होती हैं। फिर लैंड के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन होती है, फॉर एग्जांपल सरिया है, उसमें ईंटें हैं, उसके अंदर सीमेंट है, रेत है, तो वो एक महंगी हाउसिंग वाले को भी उतने में मिल रहा है, और जो सस्ती हाउसिंग डेवलप करने का ख्वाब लिए फिर रहा है उसको भी उतने में मिल रहा है। तो सस्ती हाउसिंग प्रोवाइड करना कोई इतना आसान काम नहीं है, तकरीबन नामुमकिन के करीब है। हाँ, उसका एक हल मौजूद है, वो मॉर्गेज फाइनेंसिंग है। पूरी दुनिया में जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा, अमेरिका है, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट चलता है कि आपको एक घर थोड़ी सी अमाउंट पे करके मिल जाता है, आप उसमें रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं, देन जो आपने फ्यूचर में किराए की मद में जो है पैसा खर्च करना होता है, वो आप मॉर्गेज फाइनेंसिंग के थ्रू आप उसको किस्तों की सूरत में देते रहते हैं, और उसकी ओनरशिप में आपकी परसेंटेज बढ़ती जाती है। एक वक्त ऐसा आता है वो घर भी आपका हो जाता है और आप उसमें रिहाइश को एंजॉय भी कर चुके होते हैं। तो ये एक मॉडल है सस्ती हाउसिंग का, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्या लोगों को इस बारे में पता है? मॉर्गेज हाउसिंग के हवाले से ज़्यादा अवेयरनेस है? पाकिस्तान में एक्चुअली इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की गई थी पिछली गवर्नमेंट में, और इस मॉडल के ऊपर कुछ लोगों ने घर बनाए भी थे, लेकिन उसके अंदर भी कुछ हिंड्रेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल लाहौर शहर के अंदर ही इतनी ज़्यादा इलीगल सोसाइटीज़ हैं। अब जब कोई शख्स इलीगल सोसाइटी में प्लॉट खरीद चुका है तो बैंक तो ये देखता है कि हर चीज़ अप्रूव्ड हो, सोसाइटी भी LDA से अप्रूव्ड हो, फिर उस घर का नक्शा भी पास हो। अब एक शख्स ने अगर इलीगल हाउसिंग स्कीम में सस्ते का लालच करके प्लॉट लिया तो वो ना उस पर नक्शा पास करवा सकता है, ना उसमें उसको बिजली और पानी में असर है। तो देन फिर बैंक और उसके दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है, मतलब
जो है ना अप्रूवल प्रोसीजर्स को लेके, पेपर वर्क को लेके, इस वजह से मॉडल इतना सक्सेसफुल अभी तक हो नहीं सका। लेकिन अगर इसके ऊपर प्रॉपर काम किया जाए, पॉलिसी को थोड़ा सा रिवाइज किया जाए, थोड़ा सा रिलैक्स अगर कर दिया जाए, तो ये मॉडल चल सकता है इस मुल्क के अंदर। सही है, ठीक है। अच्छा शहरोज, मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। हम काफ़ी अरसे से सुन भी रहे थे पहले, अब ये CBD भी बन रहा था, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, जो कह रहे हैं कि बड़ा जो है वो इसने अपलिफ्ट करनी है पूरे जो है वो लाहौर को, कमर्शियल एरियाज़ देने हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। उसके साथ गुलबर्ग है, गुलबर्ग के अंदर जो है वो आपकी पहले से ही फुल डाउनटाउन बन चुका है जिस तरह आपने कहा। इसके साथ साथ अब ये एक तरफ तो जो है वो ग्रोथ की तरफ जो है वो ट्रेजेक्ट्री जा रही है, दूसरी तरफ ये भी बात सुनने में आ रही है कि भाई वहाँ पे हाई राइजेस बनेंगे, लोग जब आएंगे तो वहाँ पे जितनी आबादी होगी उतने मुश्किलात और होंगी, ख़ास तौर पे पानी और सीवरेज को लेके। तो इसके ऊपर जो है वो आप थोड़ा सा तबसरा कर दें कि क्या वाकई गुलबर्ग एरिया के अंदर जो है वो डाउन द लाइन हम जो है वो सीवरेज के कोई इश्यूज़ को जो है वो फेस करेंगे या अभी भी कर रहे हैं? और इसी तरीके से ओवरऑल, क्योंकि पानी और सीवरेज जो है उसको मेरा ख्याल है लोग क्योंकि पाइप्स के अंदर होता है, लोग ज़रा मिस कर जाते हैं। ओवरऑल जो है वो ये सीवरेज और पानी का निज़ाम लाहौर के अंदर आपके ख्याल में कैसा है? ओवरऑल लाहौर के अंदर सीवरेज और पानी के प्रॉब्लम्स तो मौजूद है, लेकिन फॉर्चुनेटली जो गुलबर्ग है उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी की गई थी। LDA ने जब लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट LDA से पहले था, उन्होंने जब गुलबर्ग को प्लान किया तो बहुत मेन जो है बुलेवार्ड्स दिए, बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स दिए, और गुलबर्ग की एक प्लानिंग जो है ना वो बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा टेक्निकल फैक्टर बताऊं कि जब किसी जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान होता है तो वो पीक डिज़ाइन लिमिट के ऊपर प्लान होता है। तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सड़क प्लान करते हैं, 150 फुट के मेन बुलेवार्ड आप प्लान करते हैं, तो हर वक्त तो वो 150 फुट मेन बुलेवार्ड यूज़ नहीं हो रही। हो सकता है कि वो दिन में 40-50 फुट ही यूज़ हो रही हो, ठीक है। लेकिन जिस वक्त ट्रैफिक जैम होता है तो वो जो आपने राइट ऑफ वे बड़ा छोड़ा होता है वो आपके काम आ जाता है। इसी तरह जो सीवरेज की लाइनें बिछाई गई हैं, जो वाटर सप्लाई की लाइनें बिछाई जाती हैं, वो इंजीनियर्स अपनी पीक कैपेसिटी के ऊपर बिछाते हैं। वो शुरू में तो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे शहर तरक्की करता जाता है, बिल्डिंग्स बनती जाती हैं, प्रेशर बढ़ता जाता है, तो उसका जो पीक फैक्टर लगा होता है वो आपके काम आ जाता है। बट क्या आप कह रहे हैं कि उन्होंने जब ये गुलबर्ग की प्लानिंग हुई थी उस टाइम पे तो ये सारा रेजिडेंशियल एरिया था, बड़े बड़े जो है वो घर थे, अलॉट होते थे। उस टाइम पे जो उसकी पर क्या कहते हैं स्क्वायर फुट जो यूटिलिटी थी, मतलब लोगों के लिहाज से वो तो बड़ी थोड़ी थी। अब तो वहाँ पे हाई राइजेस बन रही है, जहाँ पे पहले 10 लोग रहते थे वहाँ पे अभी 200 लोग रह रहे हैं। तो आई यू सेइंग कि ये पहले से ही अकाउंटेड फॉर है या अभी चेंजेस होंगे उसके बाद? इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें कि इसका 50% हिस्सा तो पहले से ही अकाउंटेड फॉर है, क्योंकि पीक फैक्टर आ गया ना, एक इंजीनियरिंग टर्म मैंने आपको बता दी। ठीक है। लेकिन जो बाकी 50% है उसमें हमारे जो LDA के जो विंग्स हैं, वासा और टीपा, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंटरवेन करते रहते हैं। जब भी किसी कमर्शियल बिल्डिंग ने अप्रूवल लेनी है या किसी प्लॉट में सब डिवाइड होना है और उस पर अपार्टमेंट बनने हैं, तो जाहिर अपार्टमेंट का जो प्रेशर पड़ेगा यूटिलिटीज के ऊपर वो तो बहुत ज्यादा होगा, और जो हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग है उसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा। तो उसके लिए फिर वासा से और टीपा से एक सेपरेट NOC लेना पड़ता है, फिर उसके ऑगमेंटेशन चार्जेस जमा करवाने पड़ते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से मतलब जो है ना हम डिजास्टर को रोक रहे हैं एज एन अथॉरिटी, और हम अपना जो है ना रोल प्ले कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना प्रेशर ना पड़ जाए कि ये बिल्कुल ही मतलब जो है ना डिजास्टर। अच्छा शहरोज, आपसे इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे, अभी एक ब्रेक का टाइम हुआ है, आप देखते रहिए प्रॉपर्टी प्लस। वेलकम बैक। हमारे साथ शहरोज जावेद मौजूद हैं। जी शहरोज, कमर्शलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसने लाहौर को बहुत नुकसान पहुंचाया है, और बल्कि किसी भी ऐसे शहर को जहां पर एकदम से जो कि रेजिडेंशियल एरिया है और वो एकदम से कमर्शलाइज हो गया है, ऊपर रहने वालों को तो शायद इससे फ़ायदा होता हो, लेकिन ज़मीन का जो अंदर का सिस्टम है उससे बहुत ज़्यादा वो एक नुकसान हमने देखा है। अभी कुछ अर्सा पहले जौहर टाउन में भी एक गड़ा पड़ा था, वो भी ज़ाहिर इसी का एक सबूत था। इसके बारे में कुछ हमें थोड़ा बताएंगे? अच्छा, जौहर टाउन में जो गड़ा रिसेंटली पड़ा था ना, उसका थोड़ा सा एक फैक्चुअल मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं कि वो एक पुरानी सीवरेज लाइन थी
और यानी कि वो पुरानी थी, उसके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं था। उसको रिप्लेस करने के बारे में पॉलिसी डिसाइड हो रही थी, सिर्फ फंड्स के इशू आ रहे थे। अच्छा। तो मतलब फंड्स उसके लिए मिले नहीं और अनफॉर्चुनेटली वो चेंज वक्त पे नहीं हो सकी, इस वजह से वो एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा जौहर टाउन के रिहायशियों को और उधर से गुजरने वालों को। और जहाँ तक आपका पहला पॉइंट है वो ये है कि कमर्शलाइजेशन ने बिल्कुल इस शहर को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इसमें हमारा एक बहुत बड़ा कल्चरल फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक स्कीम जब डेवलप करते हैं, एक एरिया को डेवलप करते हैं, हम उसके अंदर डेजिग्नेटेड कमर्शियल प्लॉट्स देते हैं, एक प्रॉपर एरिया पार्किंग के साथ डेजिग्नेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एम्पोरियम के आसपास का जो इलाका है, मतलब एक्सपो सेंटर की जो बैक साइड है जौहर टाउन के अंदर, वो प्रॉपर डेजिग्नेटेड कमर्शियल है। लेकिन कोई शख्स अपनी फैमिली के साथ मेन रोड से हट के किसी डेजिग्नेटेड कमर्शियल एरिया की तरफ मूव करना पसंद ही नहीं करता। लोग कहते हैं कि हम बस गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और हमारे साइड पे जो है कमर्शियल बिल्डिंग्स इजीली एक्सेसिबल हो, घर के करीब हो, हम बिल्कुल सामने जाके गाड़ी पार्क करें और 1 मिनट के अंदर कोई शॉपिंग करके दोबारा गाड़ी में बैठे और आगे मूव कर जाए। कोई भी शख्स ये पसंद नहीं करता कि गाड़ी कोई 2-4 मिनट के फासले पे पार्क करके पैदल किसी एरिया में जाए जिसको प्रॉपर पेडेस्ट्रियनाइज किया गया हो, जिसको डेजिग्नेट किया गया हो, और वहां पे जाके अपनी शॉपिंग एक्टिविटी करे। तो फॉर एग्जांपल शेरोज, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ में सामने आ रही है कि यहाँ पे जब आप अर्बन प्लानिंग कर रहे होते हैं, जब तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है आपने कि जो लोग कर रहे हैं उसके मुताबिक, लोगों की ख्वाहिश है उसके मुताबिक अर्बन डेवलपमेंट करनी है, या फिर अर्बन डेवलपमेंट ऐसी करनी है और लोग बाद में उस पर आदी हो जाएं। इसमें इसको कैसे देखते हैं आप? जब हम उसके स्टैंडर्ड सेट करते हैं, वो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देख के, प्रॉपर प्लानिंग थ्योरीज को पढ़ के और फ्यूचर प्रिडिक्ट करके किसी भी एरिया को प्लान करते हैं, और वो बड़ा आइडली प्लान होता है। लेकिन जो लैक ऑफ अवेयरनेस है और जो फिर लोगों का प्रेशर पड़ता है, फिर उसके अंदर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी होती है, बहुत सारे जो एलीट ग्रुप्स हैं वो अपना इंटरेस्ट उसके अंदर शो करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली शहर इलीगल कमर्शलाइजेशन की तरफ बढ़ जाता है। और अथॉरिटी अपनी पूरी कोशिश करती है कि इलीगल कमर्शलाइजेशन को रोके, लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जब इलीगल कमर्शलाइजेशन हद से ज्यादा बढ़ जाती है, देन एक पॉलिसी निकालनी पड़ती है कि रोड्स को जो है कमर्शलाइज किया जाए, एनुअल कमर्शलाइजेशन की इजाजत दी जाए, परमानेंट कमर्शलाइजेशन की इजाजत। एटलीस्ट इलीगल को अगर हम रोक नहीं पा रहे तो उनसे फीस तो वसूल करें ना, ताकि वो फीस शहरियों की बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल हो। तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिसको कवर करने की अथॉरिटी पूरी कोशिश कर रही है। अच्छा शेरोज़, मुझे ये बताएं, अभी ये तो हम बात कर रहे थे जो लोग रहते हैं सोसाइटीज़ में रहते हैं, LDA के अंदर रहते हैं, सॉर्ट ऑफ गवर्नड हैं, रेगुलेटेड हैं। इसी तरीके से अभी हम पहले रिसर्च कर रहे थे, स्टैट आई थी कि हमारे जो स्लम्स के अंदर जो लोग रहते हैं, कच्ची आबादियों में लोग रहते हैं, वो पहले कहते हैं 1990 के अंदर शायद 50% से भी 50% थे जो अर्बन में रहते थे, और अभी उनकी तादाद जो है वो मतलब कुछ कम हो गई है। इसमें अगर स्टैट में गलत कोट करूँ तो मुझे काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन अभी भी काफ़ी पॉपुलेशन है जो कच्ची आबादियों में रहती है, इर्द गिर्द में। कराची में ज़्यादा है, लाहौर में चलें फिर भी कुछ कम होगी। तो इनके अर्बन डेवलपमेंट जब करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो इन लोगों को कितना मद्देनज़र रखते हैं कि यहाँ पे, या फिर ये बिल्कुल हैं ही अनरेगुलेटेड और यहाँ इनके अराउंड अर्बन प्लानिंग नहीं होती? देखिए, जो कच्ची आबादी का मैटर है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है पाकिस्तान के अंदर। अनफॉर्चुनेटली जब 1947 से हिजरत करके लोग आए तो मतलब इतनी ज़्यादा कोई पॉलिसीज़ जो है ना इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं थी कि वो जो लोग रेफ्यूजीज थे उनको जो है ना प्रॉपरली कैटर किया जा सके। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने इनफॉर्मल सेटलमेंट्स बनाई, फिर वो सेटलमेंट्स के थ्रू कब्जे होने लग गए और वो सेटलमेंट्स स्टॉल करती गई। तो शहर के अंदर जगह जगह आपको जो है ना मुख्तलिफ कच्ची आबादी नजर आती है। कच्ची आबादी मुख्तलिफ है एक गाँव से। गाँव एक प्रॉपर ट्रेडिशनल एरिया होता है जो शुरू से जो है ना एग्जिस्ट कर रहा होता है। लेकिन जब हम प्लानिंग करते हैं, सबसे पहले तो हम उसकी लैंड ओनरशिप देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अथॉरिटी की लैंड के ऊपर, जौहर टाउन की जो मेन लैंड है जिसकी मालियत अरबों रुपए से भी ज्यादा है, अगर उसके ऊपर कोई लैंड माफिया कोई बेगर्स के थ्रू कच्ची आबादी बनवा रहा है या वहां पर झुग्गियां बनी हुई है, तो वो तो एक कच्ची आबादी नहीं हम उसको कहेंगे, हम उसको एक कब्जा ग्रुप कहेंगे। तो ऑब्वियसली हम उसके खिलाफ एक एक्शन भी करेंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर जो ट्रेडिशनल एरियाज है, ट्रेडिशनल सेटलमेंट्स है, हम जब अपना एरिया प्लान करते हैं तो हम उसको डिमोलिश करके जीरो लाइन पे तो नहीं ले जा सकते। हम लोगों को जाहिर है घर से बेघर तो नहीं कर सकते। तो हम इसके लिए बड़ी प्रोग्रेसिव सी प्लानिंग करते हैं। हम उसके इर्द गिर्द बाउंड्री वाल प्रपोज कर देते हैं और उसके इर्द गिर्द का
एरिया स्टेट ऑफ द आर्ट लेवल पे डेवलप कर देते हैं। रफ्ता रफ्ता ये होता है कि वो आबादी बढ़ने की बजाय श्रिंक होना शुरू हो जाती है, लोग उधर से निकलना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जॉर्ज टाउन में मूव करें या एलडी एवेन्यू 1 में मूव करें तो इन दोनों स्कीमों में 1 दर्जन से ज्यादा गांव हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे जो प्लान्ड एरिया वहां पे मकान और कमर्शियल एरियाज बनते जा रहे हैं तो लोग अपना लाइफस्टाइल बेहतर करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता वहां से कच्ची आबादियों से निकलते जा रहे हैं और वो श्रिंक होती जा रही है और वो स्टेट की लैंड पे आगे फैल नहीं सकती। तो इस प्रॉब्लम को, इस मर्ज को बड़े स्लोली और बड़ा एमिकेबली एक अंदाज से जो है ना कवर किया जा सकता है। उनको बिल्कुल मतलब खत्म सफाई हस्ती से नहीं उन लोगों को मिटाया जा सकता, आखिर वो इंसान है और उनके लिए प्रॉपर जो है ना पॉलिसीज डिवाइस करने की जरूरत है। अच्छा शहरोज, लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे, आप आने वाले कुछ सालों में अगर हम लाहौर की ही बात करें ज़्यादातर, क्योंकि एलडीए का ज़्यादा लाहौर से ही वो लिंक है, तो आप किस तरह देखते हैं लाहौर को आने वाले कुछ सालों में, 10 सालों में अगर हम देखते हैं, क्योंकि एक मास्टर प्लान भी था लेकिन उसको भी हाई कोर्ट की जानिब से रोक दिया गया, तो आप क्या देख रहे हैं कि लाहौर का लाइफस्टाइल मजीद बेहतर होगा इन तमाम एरियाज़ को अगर हम बात करें, चाहे वो अंदरून की तरफ है या जो नई सोसाइटीज़ बन रही है, या हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि बस एक रश है जो बढ़ता जा रहा है? नहीं, मैं ये समझता हूँ इस मामले के अंदर कि लाहौर का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। देखिए जो मास्टर प्लान बना है वो प्रॉपर स्टडीज करके बनाया गया है, प्रॉपर उसके ऊपर इंडिकेटर्स लगा के, प्रॉपर जो है ना इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को हायर करके पूरे इंग्रेडिएंट्स उसे पूरे करके मास्टर प्लान बनाया गया है। आई होप ये जो हाईकोर्ट वाला मैटर है ये रिजॉल्व हो जाए, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट तो नहीं करूँगा, लेकिन उस मास्टर प्लान को जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, अच्छी सड़कें बनेगी, अच्छी कॉलोनीज बनेगी और इसमें लाहौरियों को खुद भी किरदार अदा करना है, अथॉरिटी को सिर्फ अपना किरदार अदा नहीं करना। अगर लाहौरी जो है वो लैंड स्पेकुलेशन को ख़त्म कर दें, फॉर एग्जांपल प्लॉट पे प्लॉट लेना, फिर उसको 20-20 साल रख लेना, फिर फाइल माफिया के हत्थे चढ़ जाना, अपनी कमाइयाँ उन लोगों को दे देना, उससे होता क्या है कि शहर से 20 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर सोसाइटी बनती है जिसने आबाद होना नहीं है और वो फाइल के जरिए जो है ना जस्ट एक सड़क बना के लोगों को फ्रॉड का निशाना बनाया जा रहा है। लोग रियल जगह पे इन्वेस्ट करें, रियल जगह पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को जो है चलाएं जहाँ पे आबादी ऑलरेडी मौजूद है या मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ने का चांस है। शहर को बहुत ज़्यादा स्प्रॉल की तरफ मत धकेलें, रियल प्रोजेक्ट्स में प्रॉपर जो अप्रूव्ड स्कीम्स हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करें और प्रॉपर अप्रूवल लेके मैंडेटरी स्पेसिस को फुलफिल करके अपने घर बनाएं। अगर लोग बायलॉज के मुताबिक अपने घर बनाएं तो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पे इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, स्मोक का इशू भी जो है ना इससे ख़त्म होने का चांस है। तो लाहौर का फ्यूचर बहुत ज़्यादा जो है ब्राइट है, प्रोवाइडेड के जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है वो अथॉरिटीज़ के साथ चले। शहरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने जो बात की है तो हम ये दुआ भी करते हैं कि सिर्फ लाहौर ही नहीं पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उसका ब्राइट फ्यूचर हो। तो शहरियार, आप इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे जो शहरोज अभी बात कर रहे थे? देखिए उन्होंने बात बड़ी ठीक की है, बड़ी जायज़ है इस लिहाज से कि हम देखिए इदारों की ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, इदारों के ऊपर तनकीद करना बड़ा ही ज़रूरी काम है, होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, गहराई में होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अब हम सिर्फ और सिर्फ ना इदारों के पीछे पड़े हुए हैं, सब इदारों के पीछे। बिल्कुल ऐसे ही। और अब बात जो है ना वो इंसान के अपने रवैये से, कौम के अपने रवैये से हट चुकी हुई है, कोई भी इससे ऊपर बात नहीं करता। तो आई थिंक कि उन्होंने जिस तरह बात की कि लोग खुद से थोड़ी सी सोचने की जो है वो कुव्वत पैदा करें, चीज़ों को देखें, तो आई थिंक वो भी बड़ा ज़रूरी है। इदारों के रवैयों से हटके लोगों के रवैयों की अब ठीक होने की बहुत ज़रूरत है। तो आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त।